केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को पढ़ेंगे पहले। उससे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग मेनली यहाँ पे या तो एनडीए वाले बच्चे हो, या यहाँ पे सीडीएस वाले बच्चे हो, या यहाँ पे एफटेट वाले हो, या फिर कोई और अदर एग्जाम से भी हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी वाले भी हो या बैंकिंग वाले भी हो। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा पेपर दे रहे हो, क्योंकि साइंस सब में कॉमन है ना। साइंस डिफरेंस नहीं होती, साइंस सब में कॉमन आती है। देर इज नो डिफरेंस ऑफ साइंस। सिलेबस सब में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता साइंस में, राइट। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान देना है, अगर आप इस फील्ड से हो, पर्टिकुलरली इन दोनों से, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम में साइंस अच्छी खासी आती है। अगर मैं सीडीएस के बारे में बात करूं तो साइंस के 10 क्वेश्चन ईच आते हैं हर। फॉर एग्जाम्पल ईच आते का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के 10 क्वेश्चन ईच आते हैं सीडीएस में, तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं एनडीए में बात करूं तो एनडीए में रफली 50 से 55 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलते हैं, साइंस से, राइट। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है साइंस अच्छी खासी। वेरेस अगर मैं एफकेट के बारे में बात करूँ तो एफकेट में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एफकेट में जो है बेसिकली आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस के। एसएससी में भी सेम हालत है, 3 से 4 एंड सेम गोज फॉर बैंकिंग। लेकिन अगर आपकी ये एनडीए एंड सीडीएस स्ट्रॉन्ग है साइंस, तो आपको ये तो बहुत छोटी चीज लगेगी एसएससी और बैंकिंग वगैरह या एफकेट, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि टारगेट ये रहेगा कि मैंने ये पोर्शन कवर किया जाए जो एनडीए और सीडीएस वाला है। तो अगर मैं इसके लिए बताऊँ तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो जान लो। हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे साइंस में केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री जहां तक है 10 से 11 लेक्चर्स में समाप्त हो जाएगी, आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, है ना। और बेस रहेगा क्लास 10 की एंड क्लास 9 की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 की एंड क्लास 9 की हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इसमें सब चैप्टर्स क्या होंगे, तो चैप्टर्स क्लास 10 को पहले अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका रहेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके बाद थर्ड चैप्टर हम लोग मूव करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पीरियोडिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, इतना आपका रहता है क्लास 10 बेसिकली, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा मैटर्स या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रहेगा मिक्सचर, जिसमें होमोजेनस मिक्सचर ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कोलोइडल सॉल्यूशन वगैरह, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इसी में रहेगा एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल, एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल। और फिर लास्ट चैप्टर इस केमिस्ट्री का रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगर जरूरत पड़े तो एक मिसलेनियस क्लास ले लेंगे, ठीक है। ये रहने वाला है पूरा केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने बारे में मैंने क्या क्या अभी तक किया। तो आई क्लियर सीडीएस 2 times, आई क्लियर एफकेट 2 times, आई क्लियर सीजीकेट ऑल्सो। तो मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है कि साइंस कहाँ से कितनी क्या क्या पढ़नी है, राइट। सो आप लोगों को नोट्स, अगर नोट्स की बात रही तो नोट्स जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, कि मैं सब कुछ लिख के पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग नोट्स मेरे साथ बना सकते हो या फिर एनसीईआरटी आप पढ़िए और उससे भी नोट्स बना सकते हो आप लोग, अगर एनसीईआरटी को रेफर करके पढ़ना चाहते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। सो लेट अस बिगिन। ये तो रही बेसिक हमारी बात है कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फाइन। अब देखो, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसके अंदर कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें यही है, इस पूरे चैप्टर में हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है और लास्ट में 2 टॉपिक हैं जिसमें रेंसिडिटी एज वेल एज कोरोजन, 2 छोटे से टॉपिक को उसको कवर अप करना है। और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इजीली कवर अप हो जाएगा। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। सबसे पहले चैप्टर को अगर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर सबसे पहले बात करता है हमारे स्टार्टिंग में, छोटा सा 2 टॉपिक है। वो है कि व्हाट इज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस हमारी। अगर आप देखोगे
इन एवरीडे लाइफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। दो टाइप के चेंजेस मिलते हैं आपको केमिस्ट्री के हिसाब से, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। उन दो टाइप का जो पहला है फिजिकल चेंज, नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें उस सब्सटेंस की कोई भी प्रॉपर्टी पूरी चेंज नहीं हो रही है और हमको वैसा का वैसा ही वो सब्सटेंस हमको एट द एंड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मैं बोलूं कि आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आइस को जब आप मेल्ट करोगे तो उसके बाद अगर आप उसे फिर से फ्रीज में रख दोगे तो फिर से आपको आइस वापस से ऑब्टेन हो जाएगी। तो आपको फिर से ये जो पहले आपके पास सब्सटेंस था आइस, मेल्ट होने के बाद फिर से आपको वापस मिल सकता है। तो इसको कहेंगे फिजिकल चेंज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा हो अपार्ट फ्रॉम देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और या फिर मैं बोलूं एक और पॉइंट, दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, सॉरी नॉट इरिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल। एक सेकेंड, दे आर रिवर्सिबल मतलब ये रिवर्स हो सकते हैं, दे आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो दे आर रिवर्सिबल। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, दे आर इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है, इनको आप वापस उसी में सेम काइंड ऑफ प्रोपोर्शन में वापस नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन में रस्ट लग गई, जंग लग गई तो जंग लग गई, अब उसे आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, है ना। और फॉर एग्जाम्पल अनदर अगर आप लेना चाहोगे तो डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेशन हो गया इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं लगातार, है ना। तो जितने भी सारे एग्जाम्पल आपको दिखने जाओगे केमिकली प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, तो उनको देखेंगे केमिकल चेंज। और एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आप कैंडल को बर्न करते हो, इज अ पार्ट ऑफ केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है? बोथ, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। अगर आप कैंडल को बर्न करते हो तो ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज, राइट। ओके, नाउ ये तो हो गई बेसिक बात जो कि आप सबको पता होगा नॉर्मली, है ना। इसके बाद एक पॉइंट आता है, इस जैसे चैप्टर को स्टार्ट करोगे आप पढ़ने बैठोगे तो एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सब रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहली रिएक्शन जो स्टार्ट होती है हमारी वो है मैग्नीशियम की रिएक्शन। तो एक सेकेंड, हाँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर, ये सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो हमने बात कर ली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस की, देन वी मूव टुवर्ड्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन ये है आपकी पूरे व्हाइट कलर की होती है। अब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। हमको पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले वी नीड टू क्लीन, वी नीड टू क्लीन दी मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि उसकी जो डस्ट वगैरह है वो हटा सके। ठीक है, और किससे क्लीन करोगे आप? सैंड पेपर से, विथ सैंड पेपर। तो आप सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हो, ठीक है, ताकि उसके डस्ट वगैरह हट जाए। अब इस मैग्नीशियम रिबन को उठाया मैंने, और उठाने के बाद मैंने क्या किया, इसे इसको एक बर्नर के नीचे रख दिया। बर्नर जो कि हीट हो रहा है, आग निकल रही है इसमें से, इसके बाद जाके मैंने मैग्नीशियम वैसे ही लटका दी। अब जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे लटकाई तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले तो जो मैग्नीशियम रिबन है इट बर्न विथ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कैसे फ्लेम से बर्न होती है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। सेकेंड पॉइंट, लास्ट में जब बर्न हो जाती है तो ये व्हाइट पाउडर फॉर्म करती है। कौन सा पाउडर? व्हाइट पाउडर। ये क्लियर हुआ? दो पॉइंट याद रखने हैं आपको ऑब्जर्वेशन में, कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न होगी सर, और सेकंड व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा। ऑब्जर्वेशन है इसके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको यहाँ पर अब इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन देखो, रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ O2 गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम रिबन की इंपॉर्टेंट या पहली हमारे चैप्टर की रिएक्शन, जबकि आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जितने मैंने लिखे हैं।
ठीक है, किससे पहले क्लीन करोगे आप? सैंड पेपर से। देन ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, देन व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा। फाइन, क्लियर हो गया ये? पहली रिएक्शन क्लियर हो गई, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस क्लियर हो गए। ओके, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो क्या है, अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हम सबसे स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले बात कर लें टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, देन मैग्नीशियम रिबन की एक रिएक्शन, देन बात करेंगे सर बैलेंसिंग क्या होती है। नाम तो बहुत सुना है पर अभी भी काफी लोगों को आती नहीं होगी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग केमिकल, एक सेकेंड एक सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है। बैलेंसिंग क्या हो रहा है? हाँ, ओके। बैलेंसिंग, हम्म हाँ, बैलेंसिंग द रिएक्शन, इसको रबी कर देता हूँ मैं ना, रफ कर देते हैं इसे। absolutely, ओके। बैलेंसिंग रिएक्शन, बैलेंसिंग दी रिएक्शन। अब बैलेंसिंग में आपको क्या याद रखना, सबसे पहले पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट के साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट के साइड। अब ये सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ए प्लस बी एक रिएक्शन है जो कि सी प्लस डी प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इस एरिया को कहते हैं रिएक्टेंट। इस एरिया को कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। राइट, ओके। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्लियर हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। सर लिख तो दिया, एग्जांपल से समझा दो तो ठीक है। एक रिएक्शन ये पकड़ो, एमजी प्लस ओ टू, अभी वाली रिसेंट है, एमजीओ। तो सर स्टार्ट करते हैं, पहला मैंने ये पकड़ा, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके सर, पहले मैंने इसकी तरफ मूव किया, एमजी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम एमजी के? वन। यहाँ पे एमजी के कितने हैं सर? यहाँ पर भी वन है। ओके चलो, इसमें तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सेम है, एमजी के वन, एमजी के यहाँ पर भी वन है। ओ के कितने सर? ओके सर यहाँ पर है दो, दो है। यहाँ पर ओ कितना है सर? तो यहाँ तो एक ही है, एक ही है तो दो कर दिया जाए, तो इसके आगे दो लगा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस रिएक्शन के आगे दो लगाऊंगा तो एमजी भी दो हो गया सर, एमजी भी दो हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए एमजी के आगे भी दो लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन? बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगी? टू एमजी प्लस ओ टू गिव्स यू टू एमजीओ। ठीक है, एमजीओ क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये याद रखना, एमजीओ का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, व्हाइट पाउडर होता है, बताया था मैंने, ये व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, ओके। अब एक और सर, एक और रिएक्शन पे बात कर लेते हैं, तो एक है, ठीक है, एक और बात लेते हैं, तो जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर, जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू। ओके सर, स्टार्ट करते, कलर चेंज कर लेते हैं, बैलेंसिंग करनी है इसकी। ठीक है, ओके। चेक कर लेते हैं, येलो कलर नहीं दिखेगा, येलो नहीं दिखेगा ना, हाँ कुछ और कलर ले लेते हैं अच्छा सा, कहाँ, रेड ले लेते हैं, चलो कुछ। जेड एन कितना है? वन। जेड एन सर यहाँ पे कितना है? वन। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगले में मूव करो सर, हाइड्रोजन कितना है? दो। हाइड्रोजन कितना है? दो। नो चेंजेस। एसओ फोर कितना है? एसओ फोर कितना सर? ये तो बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, एफ ई एसओ फोर, तो अगर मैं हीट कर दूं क्या बनेगा? एफ ई टू ओ थ्री प्लस एसओ टू प्लस एसओ थ्री। ओके, स्टार्टिंग में एफ ई, एफ ई, एफ ई के कितने यहाँ पे? दो। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। ओके, एफ ई के कितने यहाँ पे? एक। यहाँ पे कितने? दो। तो दो हो गए, दो लगा दूं, दो हो गए अब एफ ई के। ठीक है, आगे मूव करते हैं, सल्फर के कितने हैं? दो। सल्फर के कितने हैं सर? एक ये रहा, एक ये रहा, दो है सर सल्फर। तो ठीक है, सल्फर के यहाँ भी दो है। ऑक्सीजन के कितने हैं सर? फोर टू जा एट है ऑक्सीजन के, कितने कितने हैं? एट। इधर कितने सर? इधर तीन है, तीन दो पांच और तीन आठ, सर इधर भी ऑक्सीजन आठ है। तो क्या बैलेंस हो गई अब? यस सर, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई।
ठीक है, बैलेंसिंग क्लियर हो गई। तो कोई भी रिएक्शन अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों का ये काम है कि आप उसे बैलेंस करो, ठीक है ना, जो भी रिएक्शन यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने बैलेंसिंग सीख लिया और एक एमजी के साथ रिएक्शन और फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपने सबसे पहले अब जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है आपका चैप्टर स्टार्ट पहला होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ब्रॉडली अगर बात करूं तो ब्रॉडली ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूं मैं ऑन अ ब्रॉड बेसिस ना, ब्रॉडली कैटेगराइज करते हुए दो टाइप की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी सर? सर एक्सोथर्मिक होती है एक रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है सर एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट मींस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में हीट एनर्जी इज रिलीज और ऑन द अदर हैंड एंडोथर्मिक है तो हीट एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे रिलीज नहीं होती, यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पर रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सर कैसे रिलीज होती है, देखते हैं। देखो, अगर आप देखोगे सबसे पहले रिएक्शन जो हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन देखिए होते हुए, हाँ सर देखिए, तो आप लोग सांस छोड़ते हो, सांस छोड़ते हैं ऐसा तो हीट एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो ना। जैसे इसकी रिएक्शन क्या होती है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है आपकी बॉडी में, रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो बना आप क्या रिलीज करते हो, CO2 प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 38 ATP। ये है आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो इसमें देख रहे हो आप ये एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी आप रिलीज कर देते हो, रिलीज, ठीक है। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अनदर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को अगर आप बर्न करते हो तो वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। जितना भी आप कोल को बर्न कर रहे हो तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी सर, इसकी रिएक्शन बेसिक है, C+O2 गिव्स यू CO2, कोल को मतलब कार्बन को मैंने हीट कर दिया तो CO2, अब ये हीट एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, इसलिए बर्निंग ऑफ कोल। और एक और एग्जांपल है इसका, यहाँ पे आप लिखोगे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब भी आप वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करते हो, उसको डिकम्पोज करते हो, कंपोस्टिंग करते हो उसकी वेजिटेबल मैटर की, तो उसमें भी काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, तीनों जितने मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, आपके स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं और डायरेक्टली भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने ये वाले। ओके, अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक के बारे में कुछ। जैसा कि एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर। इसके सर एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है हमारी, जो प्लांट्स करते हैं, उसमें वो सनलाइट लेते हैं, सनलाइट ले रहे हैं इसीलिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि सनलाइट में क्या होती है, हीट एनर्जी, धूप में क्या होती है, हीट एनर्जी, इसलिए वो एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और एग्जाम्पल है जितने भी आगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो भी एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, फाइन। और भी हम लोग देखते जाएंगे, बताता जाऊंगा मैं आपको कि एक्सोथर्मिक है ये एंडोथर्मिक है। तो अब ये बेसिकली आपको ये दोनों याद रखने चाहिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट एनर्जी आप रिलीज करते हो, और फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक क्योंकि वो प्लांट्स सनलाइट लेते हैं ना कि छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, अब मूव करते हैं पहली टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर। वो तो ब्रॉडली बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर रखा था कि भाई एक एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। अब मूव कर रहे हैं कि होते क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप अच्छे से बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन, पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, जैसा कि नाम बता रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी दो रिएक्टेंट मिलके
एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब है कॉम्बाइन। इस नाम में छुपा हुआ है कंबाइन, कॉम्बिनेशन में क्या छुपा हुआ है, कंबाइन, कंबाइन हो रहे हैं। तो दो रिएक्टर मिलकर कंबाइन हो रहे हैं और एक या एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला CaO प्लस, अगर हम इसमें पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। इस CaO को कहते हैं हम लोग क्विकलाइम, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर हुआ ये क्विकलाइम वही है जिसे हम हिंदी में कहते हैं चूना। तो चूना में डाल दिया पानी तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्लेक लाइम, इसका नाम है स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, इट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों है हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब आप घर बनवाते हो तो चूने में अगर आप पानी डाल दो और उसके आसपास के एरिया को छुओ जिसमें आपने डाला है, तो आप फील करोगे काफी ज्यादा वो गर्म हो जाता है। तो वो गर्म इसकी वजह से हो रहा है कि स्लेक लाइम फॉर्मेशन हो गया है और वो गर्म हो रहा है, इसलिए वो हाईली एक्सोथर्मिक। अब अब आप में उसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि जो ये स्लेक लाइम बनता है ये यूज होता है इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, यूज इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, ठीक है। तो ये स्लेक लाइम यूज होता है व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, क्विक लाइम नहीं। ये चीज होती है आपकी जो पुट्टी होती है ना, पुट्टी जो घर पे लगती है, व्हाइट वॉश जो घर पे चलता है व्हाइट वॉशिंग, वो किस लिए मतलब उसका एग्जाम्पल वो क्या यूज हो रहा है, वो स्लेक लाइम यूज हो रहा है व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, ये चीज। अब इस रिएक्शन को मेरे को कंटिन्यू करना है। तो इस रिएक्शन में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं प्लस करूं CO2, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग इसको कहते हैं मार्बल भी कहते हैं, मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का भी यही है, प्लस क्या और रिलीज होता है, H2O, पानी और रिलीज हो जाता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बना, जहां पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, एक सेकंड कलर चेंज करने दो, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, ये क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड कराता है शाइनी सरफेस। जहां पे पुट्टी हो जाती है उसका जो शाइनी सरफेस जो प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको रिएक्शन याद हो गई है, पूरी एक लाइन में याद होनी चाहिए कि सबसे पहले क्विक लाइम रिएक्ट करता है पानी के साथ, स्लेक लाइम बनाता है, स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल या चौक प्लस H2 रिलीज करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल में यूज होता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी सरफेस प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि ए एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर इट प्रोड्यूस X element and it is again react with CO2, it produce Y element. Name the A, X and Y elements. ठीक है, आपको ये पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ से। तो आपको पूरी रिएक्शंस एक लाइन में याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली पूरी रिएक्शन एक साथ याद होनी चाहिए, ये है आपकी पूरी रिएक्शन, ठीक है। फिर पहला एग्जांपल हो गया। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अब आप आराम से बना सकते हो, सर ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल, बिल्कुल है सर, क्योंकि A प्लस बी गिव्स यू C। तो आप कहीं पर भी अगर आपको दो एलिमेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एग्जांपल है, वो किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि अलग से जो अलग से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको मैं आपको देता जाऊंगा। बाकी आप लोगों को जनरल तो आपको पता ही चल जाएगा कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। और एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक सेकंड सर, अपनी ये जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, अभी रेस्पिरेशन रिएक्शन बात हुई थी ना, ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही सर, है ना। तो जितने भी ये रिएक्शन जहां पर भी दो रिएक्टेंट मिलके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सारे एग्जांपल होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फाइन, ओके ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डन हो गई आपकी, ओके फाइन। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म, देखो अब सेकंड हेडिंग डालो, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन नाम में ही बता रहा है डीकम्पोज हो रहा है, मतलब कोई एक सिंगल बड़ा रिएक्टेंट होगा, उसको हम लोग तोड़ेंगे, या तो हम लोग हीट देंगे उसे या प्रेशर में। डेल्टा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीट दे रहे हैं हम लोग। जो ट्राइंगल से दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ए को मैंने हीट दिया, बहुत ज्यादा हीट दी, तो ये टूट गया B या C के अंदर।
तो ये है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, इसको ऐसे शो करते हैं। ए अगर कोई रिएक्टेंट है उसको मैंने हीट दिया तो वो बी प्लस ई में एक या एक से ज्यादा में टूट जाता है, उसको कहते हैं डीकम्पोज होना, डीकम्पोज हो गया बाय गिविंग हीट या अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ FeSO4 का, फेरस सल्फेट, इसको मैंने हीट दिया तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो दो हैं ये हमारे पास, इनको ये दे आर गैसेस, दे आर गैसेस। इनका क्या नाम है? इसका तो नाम है सर सल्फर डाइऑक्साइड। देखो जो भी मैं आपको दे रहा हूँ कोई फालतू का कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, सारा कंटेंट आएगा और एकदम क्रिस्प नोट्स बनेंगे आपके, कोई फालतू नहीं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? ये तो गैसेस है सर, ये रिलीज हो जाता है। इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट। इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है फेरस सल्फेट। कौन से कलर का क्रिस्टल होता है? ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, राइट? ओके। अब जो अगला है इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। इसका जो कलर है आपको याद रखना है, इसका होता है कलर रेडिश ब्राउन। रेडिश कलर भी पूछता है, कलर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो कैसे एक रिएक्टेंट हीट करके साथ एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट गया, तो इसीलिए इसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? एक और एग्जांपल है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दूं तो किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 एक गैस है तो नीचे ऐसा ऐसे जो सिंबल होता है ना नीचे, इसका मतलब है CO2 उसका स्टेट बताता है उस कंपाउंड का। तो CO2 क्या होती है? गैस में। अब CO क्या होता है? CO होता है सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है चूना, वो होता है सॉलिड। एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये अगेन सॉलिड, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया? क्विकलाइम में प्लस CO2 में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। आपको जितने भी रिएक्शन यहाँ पे लिखे जा रहे हैं सारे बाय हार्ट याद होने चाहिए। कोई इतना हार्ड रिएक्शंस नहीं है, डिफिकल्ट रिएक्शन जो आपको ना याद हो, ठीक है? अच्छे से 2-3 बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी अच्छे से आप इसमें मतलब निपुण हो जाओगे। अगर ओके, अगर एक रिएक्शन और है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, PbNO3 होल ट्वाइस। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये किसमें बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। O2 इज अ गैस, NO2 इज ऑल्सो अ गैस। एंड PbNO3 इसको कहते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसे? लेड नाइट्रेट। एंड PbO को क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे? लेड ऑक्साइड। एंड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब NO2 जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी NO2 गैस रिलीज होती है तो NO2 हमेशा ब्राउन फ्यूम्स देती है। कौन से फ्यूम्स देती है NO2? ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होते हैं इसके, ब्राउन फ्यूम्स। और आपको ये ब्राउन फ्यूम्स याद रखना है, और ये याद रखना है NO2 बनता है, NO नहीं बनता, ठीक है? क्वेश्चन आया था एक बार, क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन थे NO, NO2 या NO3। मैक्सिमम जनता NO करके आई थी, ठीक है? आपको याद रखना है NO2 बनता है, NO नहीं बनता, ठीक है? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके। तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे। एक अब छोटे से रिएक्शन है यहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हेडिंग डालना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में दो केमिकल यूज होते हैं या दो कंपाउंड यूज होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो वो होते हैं, एक होता है AgCl और एक यूज होता है AgBr। तो अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इन दोनों में से अगर आपको कोई भी गिवन है तो आप लोग उसको टिक कर दोगे। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती है? तो आपको याद होगा आपके फादर के जमाने में या ग्रैंड फादर के जमाने में पहले जो फोटोज खींचती थी वो काफी ऐसे होती थी, एक मतलब उसके अंदर ब्लैक होता था और व्हाइट हो जाता है ना, ब्लैक व्हाइट कलर के फोटोज होते थे जिसको आप बाहर देखते थे ऊपर आसमान में और वो तब जाके आपको फोटो दिखते थे, ठीक है? ऐसे पुराने टाइप के फोटोज, तो उनमें ये दो केमिकल यूज होते थे, या तो Ag क्लोराइड यूज कर लो या फिर AgBr यूज कर लो, राइट? ओके फाइन। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो यहाँ पे मैंने ऐड किया। ये अलग से पूछते हैं काफी बार कि कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको नेक्स्ट रिएक्शन लिखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिखनी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, पूरी नहीं, जहां तक मैं लिख रहा हूं। आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड Na स्टैंड फॉर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि सर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है मूविंग डाउन द ग्रुप, ऐसे अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस होती है, नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीजेस। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, स्ट्रॉन्ग, वह है ये, देन सोडियम, देन कैल्शियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके ये भी रिएक्टिव है, मतलब ऊपर वाले रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अगर बोलूं सोडियम में से और कैल्शियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम, ठीक है, सॉरी पोटेशियम, राइट। ओके, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के साथ समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अगर मैंने लिया जिंक प्लस Fe SO4, देखो एक तो मैंने जिंक मेटल ले लिया और एक आयरन सल्फेट का एक सॉल्ट ले लिया, तो क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा? डिस्प्लेस हमेशा सॉल्ट में से ही होता है, कोई भी मेटल सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो जिंक और आयरन, अब देखो पहली बात जिंक को चेक करो, जिंक कहां पर, सर जिंक ये रहा, अच्छा जिंक ये रहा। आयरन कहाँ है, सर आयरन ये रहा, उसके जस्ट पीछे। तो मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो बिल्कुल सर डिस्प्लेस कर देगा। अब इसके सॉल्ट को यहाँ से भगा देगा, SO4 सॉल्ट को इसके पास भगा देगा, तो इससे खुद को जोड़ लेगा, तो जिंक सल्फेट बना लेगा उसको भगा के, और आयरन को अकेला छोड़, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, Fe+CuSO4, अब देखो आप, Fe कहाँ है, ये रहा, कॉपर कहाँ है, ये रहा, तो सर हाँ सर बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि Fe स्ट्रॉन्ग है, तो Fe ने डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अकेला छूट गया। अच्छा सर कॉपर प्लस FeSO4, सर क्या ये हो पाएगा? नो सर, कॉपर तो सर बिल्कुल भी दम नहीं है उसके पास आयरन से, तो ये नो रिएक्शन। ये क्लियर हो गया, नो रिएक्शन क्यों है यहाँ पर, बताओ, हो गया क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में? आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कोई भी दे दे आपको डिस्प्लेस करने के लिए, तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आराम से उसके सॉल्ट को भगा दोगे और उसके साथ जोड़ लोगे और अकेला वो मेटल रह जाएगा, ठीक है, मेटल को अकेला कर दोगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हेडिंग डालोगे? अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। किसी को जो भी डाउट होगा, जो भी ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आया, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, टॉपिक या जो भी चीज है, जिस पॉइंट पे भी आपको जो भी डाउट लगा, मैं उसको अगली क्लास में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट, सर अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, तो इसमें मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, दो बार हो रहा होगा, बिल्कुल दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। सर दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब सर एक एग्जांपल से समझा दो सर। ठीक है जी, तो देखो एक हमने लिया, एक सॉल्ट लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, प्लस मैंने लिया एक बैरियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या बनेगा सर, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब सोडियम तो अपने साथ NaCl ज्यादा बनाना प्रेफर करता है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है, और बैरियम क्या करेगा, अपने साथ सल्फेट बना लेगा, तो बैरियम सल्फेट, दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक बार इसने किया एक बार इसने किया, इसलिए इसका एग्जांपल, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें बस इतना ही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट से कहते हैं, ठीक है। ओके ओके, ये क्लियर हो गया, फाइन। अब अगली हेडिंग डालो,
अगली हेडिंग डालोगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। आप देखो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको दो टर्म समझने, ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। अगर आपको ये दो टर्म समझ में आ गए तो आप रिडॉक्स रिएक्शन को पकड़ लो। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का पॉइंट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पता कैसे चलेगा सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको तीन चीजें देखनी। जिस भी रिएक्शन में तीन में से कोई एक हो रहा है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर अगर तीन में से कोई भी एक हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द साइमल्टेनियस द साइमल्टेनियस द साइमल्टेनियस occurrence occurrence of oxidation and reduction in a reaction is called oxidation reaction। इसको कहते हैं फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आपका ZnO प्लस कार्बन तो बनता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार चीजें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे नीचे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है। तो सर रिडक्शन का मतलब होता है, एक सेकंड में आया रिडक्शन वाले क्वेश्चन, सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर मेरे को ये दिख रहा है ये जो है ZnO, सर इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ पर गायब हो गया। देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन था बट प्रोडक्ट में गायब हो गया, तो मतलब सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसका। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो मतलब इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन किसका हुआ साहब, जिंक ऑक्साइड का। सारे आंसर आपको हमेशा रिएक्टेंट से मिलेंगे, सारे आंसर आपको रिएक्टेंट ही दे रहा हो। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है पहले तो देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, तो मतलब अगर मैं देखूं कार्बन को तो कार्बन आगे क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो सर ऑक्सीडेशन किसका हो गया सर, कार्बन का हो गया। ठीक है, और अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, जानता हूं अभी नहीं हुआ होगा कुछ लोगों को। तो आपको पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पकड़ना है। अगर आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पकड़ लिया तो फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो उसके अपोजिट ही है। ठीक है, उसके अपोजिट ही है। जो ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपना एग्जांपल यहाँ पर एक यहाँ पे ले लूं। ठीक, एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ इसको करते हैं MnO वाला। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे को दिमाग में भी आ रहा है, CuO प्लस H2 गिव्स यू Cu प्लस H2। ठीक है, ये है एग्जांपल। ठीक है, अब मैंने फिर से चार चीजें लिखी कि इसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब बताओ चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले देखो सीओ क्या हो गया, ऑक्सीजन था इसके अंदर, ऑक्सीजन गायब हो गया, सी हो गया, तो मतलब रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ सीओ का। ठीक है, आंसर सारे रिएक्टेंट वाले होंगे। ठीक है, इसलिए सीओ का, सीयू का नहीं हुआ रिडक्शन, सीयूओ का हुआ रिडक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट से ही सारे आंसर मिलेंगे आपको। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ये देखो H2 को क्या हो गया, H2O एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब H2 का हो गया ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा कर दो, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट H2। क्लियर हो गया, नो डाउट। ओके फाइन,
ठीक है, अब एक एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बताओगे किसकी कैटेगरी में आएगी। एक सेकंड। ओके, ये बताओ, अगर मैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki करूं तो प्रोडक्ट बनता है PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, ये किस कैटेगरी में डालूंगा मैं इस रिएक्शन? क्या क्या मैं इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकता हूँ? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है? जी सर, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फाइन। अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें क्या आपको याद रखना है? क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि जो PbI2 है, जो प्रोडक्ट बना है लेड आयोडाइड, ये होता है येलो कलर। कौन से कलर का होता है? येलो। ये आपका है PyQ। ठीक है, कलर पूछा हुआ। कोई डाउट? जितने मैंने रिएक्शंस लिखाई हैं अभी तक, आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये टॉपिक इस चैप्टर के लास्ट में रह गए बस। पहला है हमारा छोटा सा टॉपिक है इरोजन। क्या है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जो भी आपने देखा होगा हमारे आसपास के डेली लाइफ में, आयरन, आयरन का जो सरफेस होता है आयरन का, उस पर क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रस्टिंग। तो कोरोड हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये कोरोजन हो जाता है, मतलब रस्टिंग वगैरह हो जाती है ना? तो इसको कहते हैं कोरोजन का, कहते हैं रस्टिंग वगैरह हो गई, जिसमें मॉइस्चर वगैरह अटैक कर गया इसके ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रखने से, तो खराब हो गया आर्टिकल्स। ठीक है, कोरोजन। अब इनको प्रिजर्व या बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या तो आप लोग एलोइंग कर सकते हो। अब ये होता क्या है? या तो आप पेंट कर सकते हो, उन आर्टिकल्स को पेंट कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, उनको ग्रीसिंग कर सकते हो, या फिर आप गैलोनाइजेशन कर सकते हो, या फिर आप क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारे मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन है। इसके ऊपर आप हेलो पेंट वगैरह कर दिया आयरन के ऊपर, भाई पेंट करने से क्या हो गया कि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर चढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड तक आपका आयरन पे आर्टिकल पे कोरोजन है, वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, गैलोनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग करते हो आप आयरन के ऊपर, Fe के ऊपर। अब जिंक की कोटिंग Fe के ऊपर करते हो आप, जिंक की कोटिंग, तो इसलिए इसको कहते हैं गैलोनाइजिंग। ठीक है, अभी आपको जो एलोइंग पेंटिंग, एलोइंग वाला और गैलोनाइजेशन, अभी मैं ये चीज आगे भी समझाऊंगा और डिटेल में, जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रखो, गैलोनाइजेशन जिंक की कोटिंग होती है आयरन के। ठीक है, पेंटिंग वगैरह कर सकते हो, ब्लीचिंग वगैरह कर सकते हो कोरोजन को रोकने के लिए। अच्छा, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसका फॉर्मुला, जो रस्ट लगा है ना आयरन के ऊपर, क्या हो गया? जंग लग गई। जंग का फॉर्मूला होता है कि जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2। ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब ऐसे ही अगला एक टर्म है हमारे पास, जिसे कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। इसका मतलब होता है जब भी कोई भी फैट या फिर ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसिड, रेंसिड एंड, एक सेकंड, ज्यादा बुरी हैंडराइटिंग जा रही है, एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाते हैं। देखा होगा आपने, आप लोग कोई भी अपनी चिप्स के पैकेट्स अगर आप ओपन रख देते हो, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एक ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, मतलब उनका ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल भी। फॉर एग्जाम्पल, एक तो चिप्स वाला हो गया, सेकंड आप एप्पल को खा के आधा रख दो, तो वो क्या होता है, एक एक ब्राउन कोटिंग, एक ब्राउन लेयर सी आ जाती है, उसको कहते हैं रेंसिड हो गया, वो खराब हो गया, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत देर तक रखा गया। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या यूज करते हैं हम लोग? एंटा ऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। उसमें से एक बेहतरीन एग्जांपल आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ओके, आपका चैप्टर होता है खत्म, राइट? अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, इतना ही था। पूरा आपको एनसीईआरटी का निचोड़ दिया मैंने, जितना आपको पढ़ना है, कुछ फालतू नहीं पढ़ना, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसको आप रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, कोई डाउट हो तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद एवरीवन। ओके बाय।